दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रासंगिकता। इसमें हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय, उनकी कृतियां और प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के महान नेताओं में से एक थे, जिनका प्रभाव आज भी हमारे समाज और राजनीतिक चरित्र पर मिलता है। नेहरू जी के विचार, उनकी दृष्टि, उनके नेतृत्व का महत्व वर्तमान समय में निरंतर महसूस किया जाता है। नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय एकता और अद्वितीयता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके सोचने का तरीका, उनकी राष्ट्रवादी दृष्टि वर्तमान भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। नेहरू जी विश्व शांति और सहयोग के पक्षधर थे। उनकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका योगदान आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेहरू जी ने विज्ञान और तकनीक को महत्व दिया और भारतीय समाज में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। वे नवाचार यानी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में विशेष रूप से रुचि रखते थे। नेहरू जी को शिक्षा के महत्व का गहरा ज्ञान था और उन्होंने शिक्षा को लोगों की समृद्धि और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। वे नई शिक्षा नीतियों को बढ़ावा देने में विशेष रूप से सक्रिय रहे और इन सभी कारकों के संदर्भ में पंडित नेहरू की सोच और उनकी दृष्टि वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण आज के भारतीय समाज में भी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति न कहकर व्यक्तित्व कहना अधिक उपयुक्त होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं में से एक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में और मृत्यु 1964 में हुआ था। आप जान लीजिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। वो आधुनिक भारत के महान राजमर्मज्ञ थे। एक लेखक के नाते उन्होंने इतिहास और राजनीति के ऊपर महत्वपूर्ण लेखन किया है। उनको एक ऐसा राजनीतिक दार्शनिक तो नहीं मान सकते जैसा हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, रूसो को कहते हैं, बल्कि नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवंत विचारों में निहित है जो उन्होंने इतिहास के विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन और विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान अपनाए हैं। नेहरू जी के विचार वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये विचार उनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी 1936 के अतिरिक्त उनकी जो कृति है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, और उनके लेख, पत्र और भाषणों में मिलते हैं। दोस्तों, नेहरू जी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे ये पता चलता है कि नेहरू जी में कुछ विशिष्ट बात तो अवश्य थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारतवासियों ने गुलामी का जुआ उतार फेंका तो भारत की एक महान उपलब्धि ये थी कि प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जैसे व्यक्ति को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। अहमदनगर जेल में बैठकर उन्होंने भारत एक खोज नामक पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी थी, वही व्यक्ति भारत की खोज था। नेहरू दूरदर्शी थे। जब नेहरू विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें प्रथम बार समाजवाद के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने देश विदेश की यात्रा कर समाजवाद के प्रति अपनी सोच विकसित की। रूस उस समय सबसे शक्तिशाली देश था। रूस की समाजवादी नीतियों का प्रभाव नेहरू पर पड़ा। उन्होंने रूस को अपना रोल मॉडल माना और इसी आधार पर उन्होंने अपने देश के विकास की रूपरेखा निर्धारित की थी। आप जान लीजिए कि समाज से हर प्रकार का शोषण समाप्त कर शोषण विहीन समाज की स्थापना करना उनका ध्येय था। नेहरू जी जानते थे कि आर्थिक विषमता राष्ट्र की उन्नति के लिए घातक है। समाजवाद की स्थापना प्रजातांत्रिक पद्धति से ही संभव है और नेहरू समाजवाद और प्रजातंत्र को एक सिक्के के दो पहलू मानते थे। हालांकि ये दोनों विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में समाजवाद और प्रजातंत्र को एक दूसरे के साथ जोड़कर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की थी।
नेहरू की आर्थिक विचारधारा और नीतियां भारत की परिस्थितियों के अनुसार निर्मित हुई थीं और उनका विचार था गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निराकरण वैज्ञानिक और समाजवादी ढंग से किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने समाजवाद को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि देश की आर्थिक समस्याओं के हल का अन्य कोई मार्ग नहीं था। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारत कृषि, खाद्यान्न, शिक्षा, उद्योग आदि में पिछड़ा हुआ था और नेहरू जी जानते थे कि भूखे आदमी के लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण संरचना और ढांचा तैयार किया। उन्होंने कहा था कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती इंतजार नहीं कर सकती है। इसका कारण ये है कि स्वतंत्रता के समय देश में जो कृषि की स्थिति थी वो जो है खाद्यान्नों की आपूर्ति और भूखमरी मिटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1960 में कृषि के विकास के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे कृषि में यंत्रीकरण, उत्तम बीज और खादों की व्यवस्था हो सके। नेहरू जी ने समय के महत्व को समझते हुए बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराया, जिनको उन्होंने भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। भाखड़ा नंगल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसे बांधों ने भारत की दिशा बदल दी और इन बांधों से न केवल बिजली बल्कि सिंचाई की व्यवस्था की गई और कृषि के विकास के लिए किसानों को कृषि पंडित जैसी उपाधियां दी गई। नेहरू जी जानते थे कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का मुख्य उपाय उद्योगों का विकास करना है, क्योंकि प्राचीन समय से ही भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकासों से ही उन्नति हुई है। 9 स्वतंत्र राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र जो जल्दी स्वतंत्र हुए थे, उसमें हिंदुस्तान ही ऐसा देश था जो औद्योगिकरण के रास्ते पर चलने की सोच सका था। इसका एकमात्र श्रेय नेहरू जी को जाता है। अन्यथा एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देशों को आज़ादी मिली पर वे अपने यहाँ आज तक कुछ नहीं बना सके थे, जबकि हम प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारी समस्या अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा थी और ये नेहरू के सपनों और उनके अग्रगामी सोच का परिणाम था कि हिंदुस्तान ने आत्मसम्मान से खड़े होने की कोशिश आज़ादी के समय से ही कर ली थी। नेहरू जी के समय में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, चितरंजन, सिंदरी उर्वरक कारखानों का विकास किया गया और पंडित नेहरू ने बड़े और छोटे उद्योग, सार्वजनिक और व्यक्तिगत उद्यम, कृषि और मजदूर सभी का एक साथ ध्यान रखा था। उन्होंने देश विदेश की अर्थव्यवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन, भारतीय जनता के मनोविज्ञान, उसके वर्तमान संस्कार, विश्वास और दुनिया के विकसित और विकासोन्मुख देशों की समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तर्क सम्मत विकास क्रम तय करके योजनाओं का खाका बनाया। वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे और साथ ही ये चाहते थे कि निजी क्षेत्र को विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। उन्होंने कहा, हमें प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार को नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए और वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर अपने साधन बर्बाद नहीं करने चाहिए। भारत की जिन खूबियों और कमियों की चर्चा होती है उसकी जड़ें नेहरू तक जाती हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र की गाड़ी को विकास की पटरी पर तेज चलाना आसान काम नहीं था और ये आधुनिकता के सपने देखने वाला कोई विशेष व्यक्ति ही कर सकता था और नेहरू वो कप्तान सिद्ध हुए जिन्होंने देश को एक नई दशा और दिशा दी। नेहरू बिल्कुल विपरीत ध्रुव का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सोच आधुनिक वैज्ञानिक अर्थात प्रगतिशील थी। धार्मिक कर्मकांड में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनकी सहानुभूति समाजवादी विचारधारा के प्रति मुखर होती रहती थी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शीत युद्ध के समय में नेहरू जी का झुकाव सोवियत संघ की तरफ साफ झलकता है। 1920 में भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गांव-गांव घूमकर वहां की समस्याएं देखी। तब नेहरू जी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन शुरू किए और गांव की अनेक समस्याएं जैसे जमींदारी प्रथा, कृषि का पिछड़ापन, सिंचित भूमि का अभाव, कम उत्पादन, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, ये समस्याएं तत्कालीन भारत में मौजूद थीं और नेहरू जी के नेतृत्व में इन सभी समस्याओं का अस्थायी समाधान किया गया। आज देश कैसे IISc, IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाओं को भुला सकता है जिसमें शिक्षा ग्रहण कर भारतीय छात्र विदेशियों पर भी राज कर रहे हैं। नेहरू जानते थे कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और देश का भार उसके कंधों पर होगा, इसलिए वो चाहते थे
कि छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध हो, क्योंकि विद्यार्थी जितना ही प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। स्वाधीनता के तुरंत बाद नेहरू जी ने अनुभव किया कि वर्तमान में कोई देश चाहे कितना भी महान, शक्तिशाली क्यों न हो, अणु शक्ति के बिना प्रगति नहीं कर सकता। शांतिमूलक प्रयोजनों के लिए परमाणु अनुसंधानों में नेहरू जी की दिलचस्पी थी। इस कारण 1948 में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और नेहरू जी के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का लक्ष्य शांतिमूलक था। वो परमाणु विद्युत तो चाहते थे, लेकिन परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे। नेहरू के अवसान काल तक भारत में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया गया, जबकि भारत उस समय सक्षम था। आज उन्हीं का सपना साकार हो रहा है। उनके द्वारा डाली गई नींव से भारत आज परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत की संस्कृति इस प्रकार की है कि वो परमाणु शक्ति का गलत प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। नेहरू जी ने भारतीय अणुशक्ति आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। उन्हें अणुशक्ति का मानव हित में प्रयोग करने की पूरी शक्ति दी गई। शक्ति के प्राकृतिक साधन कोयला, तेल, गैस दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं और नेहरू जी ने आणविक शक्ति का प्रयोग उद्योग धंधों का बढ़ावा देने, कृषि, बिजली के उत्पादन, सिंचाई की व्यवस्था करने और आत्मरक्षा के लिए किया था। ये बात नेहरू जी भली भांति जानते थे। उनके समय में जयप्रकाश नारायण, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे विपक्षी लोग भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। नेहरू जी ने जिस मिक्स्ड इकॉनमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, उसी के द्वारा प्रगति और खुशहाली आनी थी। माननीय मोदी जी ने आज IIT, IIM और नए अनुसंधानों को बढ़ावा दिया है और ये संस्थान आज भी विकास के पथ पर अग्रसर हैं और नए अनुसंधान कार्यों में संलग्न हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कहते थे। आज वही अंग्रेज भारत की ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज भारत ने इसरो, DRDO के माध्यम से नई अनुसंधान और विकास की ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। चंद्रयान, मंगलयान मिशन सफलतापूर्वक भेजकर भारत ने विकसित राष्ट्रों में अपनी गिनती कराई है और इन सब का अगर देखा जाए तो इन सब के सूत्रधार पंडित नेहरू थे और उनके ये विचार और कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। हालांकि नेहरू जी पर कश्मीर समस्या का एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, किसी में कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। और यदि नेहरू जी कश्मीर समस्या को विश्व स्तरीय संस्था UNO के सामने प्रस्तुत नहीं करते तो आज संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो उनका प्रासंगिकता है वो कम हो गई होती। नेहरू जी के जीवन काल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनकी सरकारी फिजूल खर्ची, पश्चिम परस्ती, अंग्रेजियत और वंशवादी मोह की कड़ी आलोचना की थी। उस आलोचना का तर्कसंगत ढंग से खारिज करना कठिन था, पर सच का जो वर्तमान का तकाजा ये है कि यदि आज इस बात को स्वीकार किया जाए कि अपनी पुत्री और अन्य उत्तराधिकारियों की तुलना में उनका कद बहुत बड़ा था। उनके जीवन काल में जयप्रकाश नारायण, आचार्य जे.बी. कृपलानी और अंबेडकर जैसे दिग्गजों का मोहभंग उनसे हो चुका था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको हम जानबूझकर भुला दें। भारतीय इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में देश ने नई, उद्यमी और शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण विकास किया। नेहरू जी को एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, जो अपने समय के नेता नहीं बल्कि एक विचारक, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। जन्म से लेकर उनके नेतृत्व के क्षेत्र तक नेहरू की यात्रा उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी के प्रभाव से आई। उनके जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक था और उन्होंने इसे समाज की सबसे बड़े साधन के रूप में देखा कि किस प्रकार शिक्षा से समाज के अन्य जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। और शिक्षा हर समस्या के समाधान के रूप में उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना है। उनकी यात्रा अविरल विद्या, विचारशीलता और प्रेम के संदेशों से भरी है। नेहरू जी का कैरियर, जो शैक्षिक कैरियर उन्हें विश्वविद्यालय के उच्चतम पदों पर ले गया, लेकिन उनकी आत्मा में राष्ट्रीय उत्साह और समाज के प्रति प्रेम के साथ वे राजनीतिक सफलता की तलाश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। उनका संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। उन्होंने भारतीय जनता के साथ मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने जीवन को समर्पित किया।
उनके नेतृत्व में विचारशीलता, विचारधारा और राष्ट्रवादी उत्साह ने देश को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल विभिन्न चुनौतियों से भरा था, जिसमें देश के विकास और समृद्धि की रक्षा, समाज के विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थायित्वता शामिल थी। उनके कार्यकाल में भारत ने विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और उनका योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा और नैतिकता ने विश्व के ध्यान को अपनी ओर खींचा। उन्होंने भारत को एक विश्वविद्यालयी देश के रूप में परिभाषित किया, जो अपने दारिद्र्य से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और आर्थिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाया। नेहरू जी के प्रशासनिक कौशल, दूरदर्शिता और प्रभावी नेतृत्व से आधुनिक भारत की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेहरू जी ने भारतीय संविधान की रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। नेहरू जी की प्रेरणा और उनकी विचारधारा आज भी उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, न ही उसे भुलाया जा सकता है। उनके द्वारा स्थापित विचारधारा और मूल्यों ने आज के भारत की आधुनिकता और उदारता की नींव रखी है। उनका योगदान भारतीय समाज और राजनीति के इतिहास में अविस्मरणीय है और उन्हें हमेशा सम्मान और स्मृति में याद किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक सफर भारतीय इतिहास के एक उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। उनका जो संघर्ष है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने तक बेहद महत्वपूर्ण था। नेहरू जी की राजनीतिक यात्रा उनके विचारों की दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक है और नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांधी जी के अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनका भारत को आधुनिक और विकसित बनाने के उद्देश्य में काम करने का संकल्प था। नेहरू जी का नेतृत्व आधुनिकता, शिक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में था। उन्होंने भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में जो है शामिल किया और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की। नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान भारत की विदेश नीति को स्पष्टता से परिभाषित करना था और अन्य देशों के साथ संबंधों को एक नया आयाम देना था। उन्होंने विश्व के सम्मान में भारत का जो है प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया और नेहरू जी का नैतिक दृष्टिकोण उनके नेतृत्व के माध्यम से प्रकट हुआ। उन्होंने भारतीय समाज में विश्वास, साहस, सामाजिक मूल्यों को प्रमुखता दी थी। नेहरू जी एक समाज सुधारक और शिक्षा के प्रोत्साहक थे। उन्होंने बालकों और युवाओं के शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा दिया और नेहरू जी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित बनाया और विश्व नेता के रूप में अपना योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थीं उसमें अपनी आवाज़ और पहचान बनाई और नेहरू जी की राजनीतिक यात्रा का एक प्रेरणास्पद और उदाहरण योग्य स्थान है जो उनके देशवासियों के लिए समर्पित था और भारतीय इतिहास के पन्नों पर शानदार स्थान रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में विभिन्न विषयों पर लेखन किया, कई पुस्तकें लिखीं। उनके लेखन कार्य में राजनीति, समाज, साहित्य, विज्ञान और विश्व इतिहास जैसे विषयों पर व्यापक ज्ञान और विचारों का संग्रह है। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया और ये पुस्तक उनकी भारतीयता और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी गहरी अभिरुचि का परिणाम है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक में नेहरू जी ने विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्व का विवरण दिया है। ये एक व्यापक समय समाचार के रूप में उनको द्वारा लिखा गया था। और देखिए, एक पिता के पत्र उसकी बेटी के नाम, इसमें नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए उपदेश और मार्गदर्शन किया है। ये पुस्तक भारतीय समाज के मूल्यों और नीतियों को स्थायित्व देती है। और आत्मकथा यानी एन ऑटोबायोग्राफी नेहरू जी की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों, राजनीतिक संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है। इसके अलावा नेहरू जी के निबंध, लेख और भाषण उनके सोच और दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं और उनके विचारों के व्यापक धरोहर हैं। अंत में
अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस के बारे में जानें तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेहरू जी की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी दृष्टि आज भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब भारत समृद्ध विभिन्नता से भरा हुआ है, उनके सोचने का तरीका और उनका जो समर्थन है एक समृद्ध और जो है संतुलित और एक हमारे अखंड भारत और उस समाज के लिए, सामाजिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक थी। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नेहरू जी के विचार और दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी हद तक कहा जाए तो विदेश नीति और विभिन्न देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और शिक्षा, नेहरू जी ने शिक्षा के प्रति प्रेरणा और जिन शिक्षा नीतियों का उन्होंने गठन किया या जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है वो उनके कार्यों और आदर्शों में शामिल हैं। इसे स्पष्ट है कि पंडित नेहरू की विचारधारा और दृष्टिकोण वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। उनका आदर्श और सोच आज के भारतीय समाज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेहरू जी, आप जान लीजिए कि नेहरू जी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और भारत की खोज के अंतर्गत उन्होंने भारत की खोज में राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए कहा था कि राष्ट्रवाद अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं, अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। आज के युग में राष्ट्रवाद की भावना इतनी सुदृढ़ हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। 1950 में संसद में नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद एक महान और जीवंत शक्ति है। यदि हम अपने देश के लोगों की सहज प्रतिभा और बुनियादी परंपराओं के किसी अंश को छोड़ दें तो हम बहुत कुछ गंवा देंगे। लेकिन नेहरू जी राष्ट्रवाद के अंध समर्थक नहीं थे। उन्होंने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद दोनों को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि हम अलग होकर, दुनिया से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म पर बल दिया था और वे स्वयं किसी धर्म को अन्य धर्म से श्रेष्ठ नहीं मानते थे और उन्होंने कई कट्टर संगठनों की कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं में नेहरू जी का जो है विशेष योगदान था। वो संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में इन्होंने गांधी जी की नैतिकता के सिद्धांत के साथ मेल किया था। 1936 में एक पत्र में उन्होंने लिखा था, व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीतिक लोकतंत्र को केवल इस आशा से स्वीकार करता हूं कि उसका परिणाम सामाजिक लोकतंत्र होगा। और आप जान लीजिए कि नेहरू जी ने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्थापित किया था। इसके अलावा नेहरू जी केवल भारत के नेता नहीं थे, वे तत्कालीन समय में एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो राष्ट्रवाद के किसी ऐसे रूप के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रवाद के साथ नहीं निभ सकता हो, क्योंकि वे संकीर्ण और प्रसारवादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध थे। और आप जान लीजिए कि नेहरू जी का ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उनको मानव कल्याण के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ एक विश्व के सिद्धांत के साथ जोड़ता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि नेहरू जी ने गांधी जी के शांति और अहिंसा के दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो विचार उनके पंचशील के सिद्धांतों में वर्णित होता है। और पंचशील के सिद्धांत जो है 1954 में भारत चीन समझौते के अंतर्गत आए थे, जिसमें इनके सिद्धांतों में एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान है, एक दूसरे पर आक्रमण न करने की भावना है और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप यानी नॉन इंटरवेंशन,
समानता और परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग, ये पंचशील के सिद्धांत हैं जिसको नेहरू ने व्यापक आधार और इस पर व्यापक बल दिया था ताकि राष्ट्रवाद के साथ अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व शांति सुरक्षित रहे। देखिए, समाजवाद की ओर नेहरू जी का विशेष बल था और उन्होंने विज्ञान और तकनीकी को इस आधार पर बल दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों तरह के उद्योगों को एक साथ रखने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा और विज्ञान ही इस देश की समस्या को सुलझा सकता है, जिससे देश में भूखमरी, गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास से निपटा जा सकता है। समाजवाद की ओर उनका झुकाव था, लेकिन वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के अंतर्गत समाजवाद को उन्होंने वहीं तक अपनाने का आग्रह किया जहां तक वो कल्याणकारी राज्य के साथ संबंध स्थापित करते हुए संतुलन बना सकता हो। नेहरू जी नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारत की विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार की आवश्यकता पर भी बल दिया था। उन्होंने शहरी उद्योगों के साथ ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि को भी भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना में शामिल करने पर बल दिया था। और नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माण का दर्शन था, जिसमें वो वहाँ की परंपरा और पुनरुत्थान के साथ ज्ञान विज्ञान, नए विचार और तकनीकी को भी साथ लाना चाहते थे ताकि भारत के विकास के साथ विश्व शांति और विश्व विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनके विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, और इस क्रम में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सभी हमने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों के बारे में भी अध्ययन किया और ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।